नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आधार शिक्षा में स्वागत है। आज हम ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी क्या होता है। देखिए, ज्वालामुखी क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा प्राकृतिक मुख छेद या दरार होती है। ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी के गर्भ से यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ गर्म पदार्थ क्या क्या, जैसे लावा हो गया, राख हो गई, जलवाष्प हो गई, पत्थर के टुकड़े या गैसें, ये सारी चीजें जब बाहर आती हैं तो जो पिघला हुआ पदार्थ है, लावा है, जलवाष्प है, पत्थर के टुकड़े हैं, ये सभी पृथ्वी के आंतरिक भाग से हमारा यहाँ अभिप्राय है मेंटल से। जब हमने लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ी थी तो उसमें हमने क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जाना था। तो और ये भी जाना था कि जो मेंटल है, पृथ्वी की जो दूसरी लेयर है वो कैसी है, वो सेमी सॉलिड। जो पृथ्वी मेंटल का जो अपर पार्ट है वो कैसा है, वो सेमी सॉलिड है। तो वहाँ से यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ से पिघले हुए जो भी पदार्थ हैं, मैग्मा है और जो राख हैं, वो सारी चीज़ें जिस मुख से बाहर आती हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी के ऊपर आती हैं, उसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं। इस डायग्राम से हम ज्वालामुखी को समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने ज्वालामुखी का एक डायग्राम बनाया है। नीचे जो हम देख रहे हैं जो रेड कलर में, वो क्या है, मैग्मा है। मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में है और इस पाइप के थ्रू ये बाहर आ रहा है, यानी कि भूपर्पटी के ऊपर आता है। तो इस पाइप को हम क्या बोलेंगे, इसको वेंट या मुख बोलते हैं, मुख या दरार। इसको इंग्लिश में वेंट बोलते हैं, हिंदी में मुख बोलेंगे या दरार बोलते हैं, या पाइप या नली। ये जब पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर है तो इसको मैग्मा बोलते हैं। जब ये बाहर आएगा तो इसी को लावा बोलेंगे। यानी चीज एक ही है, पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा है और जब बाहर निकलता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। ये जो मुख आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, जिसमें से कि जो लावा है वो इधर और इधर फैल रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रेटर। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको क्रेटर ही बोलते हैं। ये जो एक आकार यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको, एक शंकु के आकार को, इसको बोलते हैं कोन या शंकु। इसके साथ साथ ये लावा, यहाँ पे गैस, जलवाष्प, ये सारी चीजें भी बाहर निकलती हैं। अब देखते हैं कि ज्वालामुखी के साथ और कौन कौन सी चीजें बाहर निकलती हैं। ये जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेयर जो दिखाई दे रही है, ये कैसे बनी है। सबसे पहले ज्वालामुखी आया और उसका जो लावा है वो इधर और इधर फैल गया। फिर अगली बार फिर से ज्वालामुखी आया तो उसका लावा इधर और इधर फैल गया। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से ज्वालामुखी आया तो ये ऐसे और ऐसे फिर दूर तक फैलता गया और ये लेयर बनती गई और धीरे धीरे इसने एक पहाड़ का रूप ले लिया। तो इसको शंकु पर्वत बोलते हैं। अब क्योंकि हमने ये जाना था कि मेंटल का जो अपर पार्ट है, जो कि एस्थेनोस्फीयर में भी हम उसको काउंट करते हैं, वो सेमी सॉलिड है यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब जो गाढ़ी चीज़ होती है वो दूर तक नहीं जाती, इसलिए इसके आसपास ही फैलता जाता है और क्योंकि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए पिघल जाता है। बाहर जब निकलता है तो बाहर के टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे ठंडा होता है और यहीं पर जम जाता है और एक ऐसे पर्वत का रूप ले लेता है। अब ज्वालामुखी के साथ और कौन कौन से पदार्थ बाहर आते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सिंडर, हिंदी और इंग्लिश में सिंडर ही बोलते हैं इनको। ये है राख के कण या अंश। जैसे ज्वालामुखी एकदम से ऐसे विस्फोट के साथ बाहर आता है तो उसके साथ राख के मटर के दानों जितने जो कण हैं वो बाहर आते हैं, इनको हम सिंडर बोलते हैं। ये एकदम से जो है ऊपर तक उछलते हैं, इधर और इधर उछलते हैं और बाद में ग्रेविटी के कारण फिर से ये यहीं पर आकर यहीं इसके ऊपर परत बना लेते हैं। ज्वालामुखी के जो शंकु है उसी के ऊपर परत बना लेते हैं अपनी। दूसरा है बॉम्ब जो हैं ये पत्थर के बड़े बड़े चट्टानों के, पत्थर के जले हुए टुकड़े होते हैं जो जलते हुए बाहर आते हैं।
इनका आकार इस सिंडर की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये सेब के आकार के या तरबूज के आकार के हो सकते हैं। फिर है टेफ्रा। टेफ्रा टेफ्रा किसको बोलते हैं? ज्वालामुखी के साथ जो राख, सिंडर, बम, गैस आदि सभी जो बाहर निकलते हैं उनको हम एक सामूहिक रूप से, यानी उन सभी को सामूहिक रूप से हम टेफ्रा बोलते हैं। मतलब कि टेफ्रा में सिंडर, बम, जलवाष्प सभी शामिल होते हैं। अब आता है लहर। लहर क्या होता है कि टेफ्रा के साथ, टेफ्रा मतलब जो भी सिंडर है, बम है, जलवाष्प है, वो सभी टेफ्रा के साथ जब पानी मिल जाता है, यानी कि जब लावा बाहर निकला उसके साथ अन्य पदार्थ बाहर निकले और सपोज कीजिए एकदम से बारिश हो गई, या फिर जो ज्वालामुखी बाहर आया उसकी गर्मी से ग्लेशियर पिघल के और पानी इसके साथ मिल गया, तो क्या होता है फिर कीचड़ बन जाता है। क्योंकि ये जो लावा, जब मैग्मा जब बाहर आ रहा है, जो लावा बाहर आ रहा है वो कैसा है? वो गाढ़ा है, लेकिन पानी मिलने के बाद क्या होता है? वो पतला बन गया और कीचड़ बन जाता है। अब क्योंकि पहले ये गाढ़ा था तो ये बहुत दूर तक नहीं फैल रहा था, ये इधर ही ज्वालामुखी शंकु के आसपास ही इधर और इधर अपनी परत बना रहा है। लेकिन जब ये पतला हो गया तो पतली चीज ऑब्वियसली दूर तक फैलेगी, तो ये यहाँ 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 ना फैल के ये दूर तक ऐसे लहर बनाता है और इसके मार्ग में जो भी पेड़ पौधे, जंगल जो भी आते हैं उनको ये नष्ट करते हुए चलता है, तो इसको लहर बोलते हैं। तो ये था ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के साथ आने वाले पदार्थ। और अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार और कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखी का वर्गीकरण हम दो आधारों पे करते हैं। एक उद्गम स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी आ कहाँ से रहा है? धरती से, धरती के आंतरिक भाग से उसके बाहर निकलने का स्रोत क्या है, उसके आधार पर। इसके आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के हैं, एक सेंट्रल और एक फिशर। सेंट्रल यानी केंद्रीय उद्भेदक और फिशर यानी दरारी उद्भेदक। दूसरा है सक्रियता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। इसका मतलब कि जो वोल्केनो है वो कितने एक्टिव हैं उसके आधार पर इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक पहला है एक्टिव, दूसरा है डोरमेंट, तीसरा है एक्सटिंक्ट। एक्टिव यानी क्रियाशील, डोरमेंट यानी सुषुप्त और एक्सटिंक्ट यानी मृत। सबसे पहले हम देखते हैं सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। जो एक्टिव क्रियाशील वोल्केनो है, इसका मतलब है कि ये जो ज्वालामुखी है ये पास्ट में भी आता था, प्रेजेंट में भी आ रहा है और फ्यूचर में भी आता रहेगा, यानी ये अभी एक्टिव है और इसमें से टाइम टू टाइम ज्वालामुखी निकलते रहते हैं। दूसरा है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब सुषुप्त, सुषुप्त मतलब सो गया, यानी कि कुछ टाइम के लिए ये सो गया है, यानी कुछ टाइम के लिए ये बंद हो गया है और भविष्य में ये कभी भी आ सकता है। अभी नहीं आ रहा है, पास्ट में आता था और कुछ टाइम के बाद इसके दोबारा आने की संभावना है। तीसरा है एक्सटिंक्ट यानी मृत। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जो अब खत्म हो गए हैं। पास्ट में ये आते थे, एक्टिव थे, लेकिन प्रेजेंट में ये अब मृत हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं और फ्यूचर में भी ये नहीं आएंगे। तो ये मैंने टेबल बनाया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट यानी क्रियाशील, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी को अगर हम इस टेबल के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो हम क्या देखेंगे? जो एक्टिव है वो प्रेजेंट में भी आ रहे हैं, वो पास्ट में भी आते थे और वो फ्यूचर में भी आते रहेंगे। जो डोरमेंट है, सुषुप्त, वो क्या है? वो प्रेजेंट में नहीं आ रहे हैं, पास्ट में आते थे और फ्यूचर में भी आ सकते हैं, अभी के लिए एक्टिव नहीं है। जो एक्सटिंक्ट हैं वो प्रेजेंट में नहीं आ रहे हैं, पास्ट में, सॉरी, जो एक्सटिंक्ट हैं वो अभी नहीं आ रहे हैं, पास्ट में आते थे
और फ्यूचर में भी नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारा सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। अब जो हमारा दूसरा है उद्गम स्रोत के आधार पर, ये हमारे दो तरह के होते हैं, सेंट्रल और फिशर। सेंट्रल ज्वालामुखी कौन से होते हैं? सेंट्रल ज्वालामुखी जब प्लेट टेक्टोनिक में हमने जाना था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, तो जब दो प्लेटों का कन्वर्जेंस होता है यानी दो प्लेटें ऐसे एक दूसरे के नीचे जाती हैं एक दूसरे से टकराकर, और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे जाती है, उससे सेंट्रल ज्वालामुखी आता है। देखिए जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो क्या होगा, जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, और नीचे कहाँ चली जाएगी, ये एस्थेनोस्फीयर तक जाएगी, और एस्थेनोस्फीयर में क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये मैग्मा में पिघलकर मैग्मा में बदल जाएगी, और जहाँ ये मैग्मा बनेगा और मैग्मा फिर एक वेंट के थ्रू या मुख के थ्रू ऐसे बाहर आएगा, एक पाइप के थ्रू या वेंट के थ्रू ऐसे बाहर आएगा, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल या केंद्रीय उद्भेदक, यानी एक वेंट से ये इसमें बाहर आया। जो सेंट्रल है वो किससे होगा, जब कन्वर्जेंस होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं। दूसरा है फिशर। फिशर यानी कि नाम से ही है दरारी उद्भेदक। ये ऐसा तब होता है जब दो प्लेट एक दूसरे से ऐसे दूर जाती हैं, डाइवर्जेंस से। हमने ये पढ़ा था कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, ऐसे दूर जाती हैं, तो क्या होता है, बीच में से ज्वालामुखी निकलता है और क्या बनता है, मिड ओशनिक रिज बनते हैं। तो जो यहाँ मिड ओशनिक रिज जो बनते हैं वो फिशर ज्वालामुखी के ही एग्जाम्पल हैं, वो दरारी उद्भेदन के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ऐसे दरार बनती है उसमें से ज्वालामुखी दूर तक ऐसे दरारों से बाहर आता है, और एक लंबी जो एक दरार है उसमें से बाहर आके वो मिड ओशनिक रिज बनाता है। तो ये थे हमारे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी, कौन कौन सक्रियता के आधार पर और उद्गम स्रोत के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम जानेंगे कि लावा कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे बनता है। धन्यवाद।